नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की, अर्थात भारत का भूगोल के बारे में। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है वह इंडियन ज्योग्राफी का परिचय है। हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल के अंदर, और यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसकी महत्व हम एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम पृथ्वी के आकार से करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोस्तों पृथ्वी जो है वह गोल नहीं है। पृथ्वी जो है तो जियोड है दोस्तों। हमारी जो पृथ्वी है वह गोल नहीं है, वह जो है तो जियोड है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसके अंदर का अध्ययन करेंगे दोस्तों तो वह जियोलॉजी कहलाएगा, और अगर हम इसके यहाँ का अध्ययन अगर हम करते हैं दोस्तों तो वह भूगोल कहलाएगा दोस्तों, यानी कि ज्योग्राफी कहलाएगा। अंदर का अध्ययन भूगर्भ कहलाएगा, भूगर्भ भूगोल, और बाहर का अध्ययन भूगोल कहलाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी कहलाएगा। दोस्तों, अब हम भूगोल के अध्ययन में भारत के मैप को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर भारत के भूगोल का बेसिक अध्ययन मैप के माध्यम से करेंगे, जिसमें उत्तर भारत में पहाड़ या पर्वत होते हैं। ठीक, ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला भाग जो है दोस्तों तो यह हिमालय पर्वत का भाग है पूरा। यह पूरा हिमालय पर्वत का भाग है दोस्तों, और यहाँ पे हो जाता है थिस सागर। यहाँ पे यह तैतीस सागर का भाग हो गया दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये भाग है दोस्तों, यह पूरा जो है तो मैदान हो गया। और जो ये वाला भाग है दोस्तों, ये पूरा जो है तो पठार हो गया दोस्तों, और यह जो है तो तटीय मैदान हो गया, और ये भी जो है तो तटीय मैदान है दोस्तों। यार ये भी तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान, ये पठार हो गया दोस्तों भारतीय मैप में, और ये मैदान हो गया तैतीस सागर हो गया, हिमालय पर्वत हो गया दोस्तों। और जो ये वाला भाग होता है दोस्तों, ये तो अंडमान निकोबार होता है दोस्तों। इधर जो है तो ये दोस्तों ये हो गए लक्षद्वीप। हमने यहाँ पे कहाँ पे हिमालय पर्वत हैं, कहाँ पे तैतीस सागर, मैदान, पठार और तटीय मैदान वगैरह में हमने जाना दोस्तों है। दोस्तों 1000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र, 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र मैदान कहलाता है, और 1000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र दोस्तों जो है तो पठार कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है तो पर्वत की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है तो जो ये हिमालय पर्वत है, इन पर्वतों के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो ये पर्वत होते हैं वह भारतीय मैप के अनुसार सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, फिर उसके बाद तैतीस सागर, फिर उसके बाद मैदान, और फिर पठार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक भारतीय मैप के अनुसार सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या स्थित होता है दोस्तों? हिमालय पर्वत, मतलब पर्वत मौजूद होते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ती है दोस्तों। जो ये पर्वतीय क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ती है, और बारिश भी होती है तो सबसे पहले इधर ही होती है, क्योंकि यह जो है तो सबसे ऊंचे क्षेत्र हैं, और यह जो है तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो तापमान होता है दोस्तों वह कम होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने से जो है तो तापमान कम जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों। जो ये पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए यहीं पे जो है यहाँ पे जो है तो बर्फ पड़ती है, और जो है तो यहाँ तापमान कम होता है, इसीलिए यहाँ पे शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं दोस्तों। यह शंकुधारी वन इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और वो इस तरह के इस बनावट के इसलिए होते हैं दोस्तों ताकि बर्फ अगर इस पर गिरे तो वह छटिल कर नीचे आ जाए। अन्यथा अगर इस प्रकार के अगर वहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाएंगे, अगर हमारे यहाँ की तरह अगर वहाँ वृक्ष होंगे, तो जब बर्फ उस वृक्षों के ऊपर गिरेगी दोस्तों तो वह वृक्ष फाड़ जाएंगे, मतलब जो है तो नष्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए वहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ इस तरह के ही वृक्ष इसलिए पाए जाते हैं ताकि बर्फ इन पर गिरकर नीचे आ जाए। ठीक है, इसलिए इन पर्वतीय क्षेत्रों में न तो ट्रेन का विकास हुआ है और न ही ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ उपस्थित हिमालय पर्वत ज़्यादा बारिश होने से बह भी जाया करते हैं, क्योंकि यह हिमालय पर्वत का तो अभी भी निर्माण हो रहा है दोस्तों यह। ठीक है, और ये पठार जो है तो यह काफ़ी पुराना है, इसलिए जो है तो यह काफ़ी मजबूत है और यह जो है तो काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा पानी बना रहता है, बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा भारी बारिश होने से क्या होता है कि वो पर्वत बह जाया करते हैं। यहाँ पे यह पर्वतीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे जो है तो ना ही जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि उनकी लिए वातावरण यहाँ का अनुकूल नहीं है। और ना ही यहाँ पे ट्रेनों का विकास हुआ है दोस्तों, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, और ये पर्वत जो होते हैं दोस्तों ना, हिमालय पर्वत, यह बह जाते हैं इसलिए क्योंकि यह जो है तो मिट्टी के बने होते हैं और वहाँ पे हमेशा शीत बनी रहती है बर्फ़ के कारण। वर्षा भी स्पीड हो गई तो क्या होते हैं, वो बह जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैदान की। यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक होती है, जो ये मैदानी भाग है दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक होती है। ये मैदानी भाग में जो है तो जनसंख्या सबसे अधिक होती है और कृषि योग्य भूमि भी है। ठीक है, इसीलिए जो है तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है, क्योंकि उनके जीवन जीने के लिए यहाँ का जो वातावरण है दोस्तों वह उनके अनुकूल है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। मैदान में ही नदियों के द्वारा जन्मे प्रदेश का विकास हुआ है। यहाँ पर भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर व बांगर प्रदेशों का भी विकास मैदानों पर ही हुआ है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा ये पर्वत है और ये पठार, ये पर्वत और पठार इन दोनों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भूमि के सबसे कठोर भाग पठार होते हैं। जो ये पठार हैं दोस्तों वह सबसे कठोर भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत से नीचे होते हैं, पर्वत सबसे ऊपर होता है। कोई भी अगर विपदा आती है, कोई भी बारिश होती है तो सबसे पहले हिमालय पर्वत पर होगी, फिर वो पठार पर पहुंचेगी। तो पहले जो है तो हिमालय पर्वत पर होती है और यह नया भी है इसलिए यह कमज़ोर होता है। और ये जो पठार है यह वाला भाग काफ़ी मजबूत होता है दोस्तों। जब भी भूमि अपने स्थान से खिसक जाए उसे भूस्खलन कहते हैं दोस्तों। कोई भूमि अपने स्थान से जब खिसक जाती है उसे भूस्खलन कहते हैं। और पर्वत नीचे होते हैं, पर्वत से इसलिए पठार ज़्यादा गर्म व कठोर होते हैं। और देखिए जैसे ये सबसे ऊपर वाला भाग है तो यहाँ पे तापमान ऑलरेडी कम रहता है, तो इसलिए गर्म नहीं होते ना ही मजबूत होते हैं। पठारी भाग जो है तो यह काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि पर्वत से नीचे वाला भाग है तो यह काफ़ी गर्म होते हैं दोस्तों, काफ़ी कठोर भी होते हैं क्योंकि वहाँ पृथ्वी गर्म होती है। अतः पर्वत और मैदान पठार की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि पठार 1600 करोड़ वर्ष पहले बने थे। जो ये पठार है दोस्तों ये 1600 करोड़ वर्ष पहले बना था। और जो ये पर्वत की बात करें दोस्तों तो यह जो है तो 1100 करोड़ पहले बना था, इसलिए यह कमज़ोर है। क्योंकि यह जो है तो इसके बाद बना है, यह तो काफ़ी पुराना है। ठीक है, इसलिए जो है तो यह पठार काफ़ी मजबूत होते हैं। जितनी भी जो नदियां हैं दोस्तों वे सब के सब सारी नदियां जो है तो हिमालय पर्वत से ही जन्मी हुई हैं दोस्तों, यहीं से निकलती हैं, क्योंकि बर्फ़ यहीं पर पिघल कर बहता है। ठीक है, और वर्षा का पानी भी सबसे पहले यहीं पे गिरता है। ठीक है, जितनी भी नदियां हैं वे सब के सब यहाँ से निकलती हैं दोस्तों। ठीक है, यह पर्वत 33 सागर से ऊपर बना है। ये 33 सागर है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये हमारा जो है तो 33 सागर है। इस 33 सागर के ऊपर ही सारे पर्वतों का विकास हुआ है दोस्तों। तो जो ये 33 सागर के ऊपर जो हुआ है दोस्तों ना, तो 33 सागर के कचरे से जो है तो यह ऊपर उठा है दोस्तों। जो 33 सागर है ना, 33 सागर के कचरे से ऊपर उठा हुआ है हिमालय पर्वत। और इस पर्वत की ज़मीन को भूसन्नति कहते हैं। जो इस पर्वत की जो ज़मीनें हैं दोस्तों उसको भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कचरा हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों से के साथ ही होता है, क्योंकि हिमालय पर्वत अभी बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे कचरा होना लाजमी है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा पाया जाता है, तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं दोस्तों उन नदियों में सबसे ज़्यादा कचरा देखने को मिलता है दोस्तों। पर्वत जो है ना तो पठार से नया है, इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सारा कचरा लेके आती हैं। और पर्वत पठार से
और जो पर्वत है वह पठार से काफ़ी नया है, और नया होने के कारण यहाँ से सुरंग निकलती है, क्योंकि यह अभी बन रहा है। ठीक है, उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना कि पठार है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत सारा कचरा उठा के ले आती हैं। हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियाँ यहाँ से बहने के कारण पर्वत की मिट्टी, हिमालय पर्वत से बहने के कारण जो पर्वत की मिट्टी है दोस्तों वह बहुत मुलायम होती है, इसलिए पर्वत भारी बारिश होने से ढह जाया करते हैं। क्योंकि जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बारिश भी होती है तो यहीं पे होती है, तो इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है तो मुलायम होती है, और जब भारी बारिश होती है तो वह मुलायम मिट्टी होने के कारण बह जाती है, इसीलिए यहाँ के पर्वत बह जाया करते हैं। पर्वत से बहने वाली सारी नदियाँ मैदान में उतरती हैं। अब यहाँ से नदियों का तो जन्म होता है हिमालय पर्वत से, वहाँ से होने के बाद फिर वो सीधे डायरेक्टली मैदान पे उतरती हैं, क्योंकि नदियों का जन्म पर्वतों से हुआ है, और पर्वत से उतरते समय नदियों की गति जो होती है वह तेज होती है, क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैदान में पहुंचते ही उनकी गति धीमी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मैदान समतल व सपाट होते हैं, तो समतल व सपाट होने के कारण जो नदियों की गति होती है वह धीमी हो जाती है। और जब यह पत्थर धीमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ मैदान जो है तो समतल व सपाट होते हैं, और जब यहाँ पे धीमी होती हैं तो अपने साथ जो भी कुछ कचरा, कंकड़, पत्थर जो भी कुछ बहा के लाती हैं ना दोस्तों, वह यहाँ मैदानों पर जो है तो जमा करने लगती हैं दोस्तों। तो फिर नदियाँ दिखाई नहीं देती। ठीक है, यहाँ पे जब वह कचरा जमा कर देंगी तो नदियाँ दिखाई नहीं देंगी दोस्तों। तो जहाँ पर पत्थर जमा होते हैं ना, उस जगह को भावर प्रदेश बोलते हैं, और इस प्रदेश में पहुँचने के बाद नदियाँ कन्फ्यूजन में हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदियाँ, यहाँ से जो है तो ये नदियाँ चली, और यहाँ पे जो है तो ये मैदान पे पहुँची, यहाँ से नदियाँ चली। ठीक है, ये पर्वतीय भाग है, यहाँ से नदियाँ चली, और फिर यहाँ से ये जो है तो पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से ये तोड़ फोड़ करके निकली नदियाँ, तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ से नदियाँ निकली। ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लिए हुए जब जो है तो मैदान पे पहुँची, तो यहाँ पे जो है तो क्या होती है, उनकी गति जो है तो धीमी पड़ जाती है। जब धीमी पड़ गई तो यहाँ पे क्या कर दिए, वो जो अपने साथ भारी कंकड़ पत्थर लिए थी उसको यहाँ पे जमा कर दी। जब जमा कर दी तो ये नदियाँ यहाँ पे गुम गई दोस्तों। ठीक है, अब वह कन्फ्यूजन में हो गई कि आप किधर जाएं। तो कुछ समय वहाँ पे रुकने के बाद ऐसी स्थिति में बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता है। जब यहाँ पे नदियाँ रुक गई तो अपने साथ कंकड़ पत्थर और कीचड़ सब एक साथ जमा कर देती हैं दोस्तों। ये बड़े बड़े जो हैं तो ये पत्थर हैं, और जो ये छोटे छोटे हैं वो दोस्तों जो है तो कीचड़ हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो जमा कर दी, कन्फ्यूजन में हो गई यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद जो है तो बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता। तो जो यहाँ पे ये जो है तो ये हो गया दोस्तों, ये भावर प्रदेश हो गया, भावर प्रदेश, और ये तराई, ये भावर प्रदेश हो गया, और ये तराई क्षेत्र हो गया दोस्तों। होता है कि जब नदियाँ जो है तो हिमालय पर्वत से निकल कर जो है तो दोस्तों नदियाँ मैदान पर पहुँचती हैं। मैदान पर पहुँचने के बाद उनकी गति धीमी हो जाती है, और वह जब धीमी हो जाती है तो क्या करती हैं, अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर लिए होती हैं वह यहाँ पे उसको जमा कर देती हैं। ठीक है, जमा कर देती हैं। जैसे ये मैदान पे आके जमा हो गया, जिसको हम भावर प्रदेश बोलते हैं। कुछ समय जमा होने के बाद जब वह कन्फ्यूजन में होती हैं कि हम किधर जाएं, तो थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो अपने साथ जो कुछ कीचड़ वगैरह लिए होती हैं उसको जमा कर देते हैं, जिसे हम तराई में उसे हम जो है तो तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और नदियों को जो है तो जो एनर्जी है दोस्तों वह गति के कारण मिलती है, ढाल के कारण मिलती है। नदियों को एनर्जी गति ढाल के कारण मिलती है, और जैसे ही समतल जगह पर पहुंचती हैं तो वह गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वह छोटे पत्थर व कीचड़, कंकड़, बालू, रेत, पत्थर आदि को बहा ले जाती हैं, और जहाँ पर इन्हें जमा करती हैं उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जमा कर दी, इसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ती हैं तो तराई क्षेत्र में ठीक बाद वाली जगह को, ठीक है, अब ये तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र से और आगे वाली जो जगह होगी दोस्तों उसको क्या बोलते हैं,
तराई क्षेत्र हो गया। तराई क्षेत्र से जब और आगे चलती हैं तो उसको हम खादर प्रदेश बोलेंगे दोस्तों। तराई क्षेत्र से आगे जब ये आएंगी नदियाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आगे आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम खादर प्रदेश बोलेंगे। यहाँ से जो है तो ये आगे आ रही हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, खादर प्रदेश बोलेंगे क्योंकि वहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी बहाकर नदियाँ ले आती हैं दोस्तों। जब बारिश होती है तो अपने साथ जब नदियाँ आती हैं ना तो कुछ मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, ठीक है। तो पत्थर तो भावर प्रदेश में जमा करके आ गई, जो थोड़ा बहुत कीचड़ था तो तराई क्षेत्र में, और कुछ मिट्टी लिए आती हैं तो खादर प्रदेश में लाके जो है तो कंबल की तरह उड़ा देती हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है कृषि की दृष्टि से। और भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने से नदियाँ खादर प्रदेश को भी प्रभावित कर गाँवों तक निकल जाती हैं, जिसे बांगर प्रदेश कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जब ये जो है तो गाँवों की तरफ जब निकलती हैं, जैसे जो है ये जो है तो नदियाँ हो गई, खादर प्रदेश हो गया, फिर ये इधर को निकलता है, ये खादर प्रदेश, फिर जो ये इधर को निकलता है इसको जो है तो हम क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश बोलेंगे दोस्तों, बांगर प्रदेश। इसको हम बांगर प्रदेश बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, यहाँ से लेके पूरा ये वाला क्षेत्र, ये जो है तो पूरा क्या होता है, मैदानी क्षेत्र होता है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र तो ऑलरेडी ये है, पहाड़ी क्षेत्र से ये नदियाँ गिर रही हैं तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र में आ गया दोस्तों। मतलब भावर प्रदेश, तराई क्षेत्र, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, ये सब मैदानी क्षेत्र में होते हैं दोस्तों। खेती करने की दृष्टि से भावर प्रदेश सही जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ हैं तो कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। और रही बात तराई क्षेत्र की, तो वहाँ कुछ फसलें हैं जो उगाई जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ा जमा होता है तो वहाँ पे उगाई जा सकती हैं, खीरा, तरबूज, ककड़ी फसलें आदि उगाई जा सकती हैं। लेकिन सभी फसलें नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि यहाँ बालू व छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा हो रहते हैं। पूर्ण रूप से उपजाऊ जमीन सिर्फ खादर प्रदेश है दोस्तों, क्योंकि हर वर्ष नदियाँ अपने साथ यहाँ बहा कर लाई गई मिट्टियों को खादर प्रदेश के ऊपर उड़ा देती हैं, जबकि बंगाल प्रदेश में कभी कभी उड़ाती हैं, वो भी जब ज़्यादा बारिश होती है तब। अर्थात जल द्वारा उड़ी गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये तटीय क्षेत्र में केला, नारियल बहुत होते हैं दोस्तों, इधर भी और इधर भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन केला व नारियल के लिए बेस्ट होती है। अंडमान निकोबार द्वीप में दो ज्वालामुखी हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है तो दो ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से, बायरन और नारकोंडम। कौन कौन से, बायरन और नारकोंडम, ठीक है, जो हमेशा धधकते रहते हैं, इसीलिए यहाँ का पूरा पानी इसके धुएं से प्रदूषित होता रहता है, इसलिए इसे काला पानी भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।